हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजत राजपूत स्वागत करता हूं आपका गुरुकुल आनंद एकेडमी क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की जो भर्ती है उसके लिए हमारी एक फ़िज़िक्स की पूरी एक सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम आपको पूरा बेस से लेके हाई तक पूरा कंप्लीट कराएंगे। आज हम आपके सामने जो है लेके आए हुए हैं वो टॉपिक कौन सा है? प्रकाशिकी का भाग 2। इसका एक भाग हो चुका है। अब जो भी स्टूडेंट्स नए हैं या जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इस पिछली वाली क्लास को भी देखेंगे, ठीक है। और पिछली वाली क्लास को देखने के लिए क्या करेंगे, इसके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लिंक दे रखा है, वहाँ जाके आप क्लास को देख लेंगे। क्योंकि अगर पहली वाली क्लास आपकी लिखी पढ़ी होगी तो ये वाली क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ओके, तो परीक्षा की तैयारी उम्मीद करता हूँ आप सबकी अच्छी ही चल रही होगी। और क्लास को ऐसे नहीं केवल ऐसे बैठ के देख रहे हैं। क्लास को देखने के लिए क्या करेंगे, कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे और प्रॉपर तरीके से नोट को तैयार करेंगे, ठीक है। इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे फिर बाद में जब ये पूरा हमारा थ्योरी का पार्ट हो जाएगा फिर हम जो है एक पूरा क्रैक कोर्स लेकर आएंगे, जिसमें जो है पूरा जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सारे न्यूमेरिकल का पूरा सेट हम आपको कंप्लीट करवा के देंगे, ठीक है। चलो तो फिर चलते हैं। हमने आपको बताया था कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के बारे में और प्रकाश संबंधी जानकारी दी थी, ठीक है। तो थोड़ा सा हल्का सा ओवरव्यू हम लेके चलते हैं ताकि जो भी नए बच्चे आए हुए हैं या जो भी पहली बार क्लास को देख रहा हो उसको थोड़ा समझ में आ जाए हल्का सा, ठीक है। तो पहले हमने बात करी थी प्रकाश के बारे में, जो कि प्रकाश इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। और क्या था इसकी डेफिनेशन कि प्रकाश जो है सर एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम जो है वस्तुओं को क्या करते हैं, देख सकते हैं, देखते हैं इस तरीके से। फिर हमने प्रकाश के गुणों के बारे में चर्चा करी थी। हमने कहा था कि प्रकाश में क्या होता है, परावर्तन होता है, ठीक है। फिर हमने कहा था कि प्रकाश में क्या होता है, अपवर्तन होता है, ठीक है। और तीसरा नंबर क्या हमने लिखा था कि प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है, ठीक है, वर्ण विक्षेपण होता है। उसके बाद प्रकाश में क्या होता है, प्रकाश में प्रकीर्णन होता है। फिर उसके बाद फिर प्रकाश में जब और आगे बढ़ते चले गए, खोज होती चली गई, फिर ये पता चला कि प्रकाश में व्यतिकरण भी होता है, ठीक है। और फिर प्रकाश में अगला नंबर 6 विवर्तन होता है। और विवर्तन के साथ ही साथ नंबर 7 है ध्रुवण होता है प्रकाश का। यानी ये जो चीज़ें हैं, ये जो घटनाएं हैं, ये प्रकाश से उपस्थित हैं, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। यहाँ तक की जो चीज़ें आपको ये 3 पॉइंट दिख रहे हैं, ये प्रकाश के तरंग प्रकृति को बताते हैं। और फिर बाद में डेविस जर्मर आए, अन्य वैज्ञानिक आए, फिर उन्होंने कहा कि प्रकाश जो है वो तरंग ही नहीं है, प्रकाश एक पार्टिकल भी है, कण भी है। इस तरीके से देखा जाए तो 8वें नंबर पर हमारा आ जाता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ओके। इस तरीके से तो ये सारे टॉपिक हम जो है इस पूरे प्रकाशिकी पूरी ऑप्टिक्स में हम आपको कवर करेंगे। साथ में ये भी बताएंगे तरंग क्या है और तरंग किस तरह बिहेव करती है, ओके। तो हमने आपको परावर्तन के बारे में बताया था, हमने आपको लिखा चुका था, मैं बता चुका था कि परावर्तन क्या होता है। जब हमारा कोई भी पृष्ठ होता है और उस पृष्ठ के एक भाग में हम कर देते हैं क्या, पॉलिश। और जब हमने उसको एक भाग में पॉलिश कर दी है तो क्या होगा, अब हम अगर कोई भी प्रकाश को डालेंगे तो वो प्रकाश आएगा और आके टकराकर वापस उसी रास्ते में चला जाएगा। यानी ये प्रकाश आया, टकराया और टकरा के वापस चला गया। तो जब ये आ रहा है उस समय ये वाली किरण को नाम क्या दिया है, आपतित किरण, क्योंकि वो किसी भी वस्तु से निकल रही है इस वजह से। और जब वो किरण टकरा के वापस गई है, चूंकि रिफ्लेक्ट हुई है, तो इस किरण को नाम क्या दिया है, परावर्तित किरण नाम दिया हुआ है हमने, परावर्तित किरण। अब ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ के अभिलंबवत एक काल्पनिक रूप से एक रेखा लेते हैं हम, और इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, अभिलंब। और ये जो तुम्हारी सतह है, जो चिकनी सतह है,
उस चिकनी सतह और अभिलंब के बीच में जो ये बिंदु आपको दिख रहा है, कांटेक्ट पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, क्या नाम देते हैं? आपतन बिंदु। अब थोड़ा और देर के लिए थोड़ा समझें, क्योंकि ये आप पढ़ चुके होंगे। यहाँ पे अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो एंगल बनता है उसको कोण आई बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको कोण आर बोलते हैं। तो यहाँ पे परावर्तन के दो नियम निकल कर आते हैं। क्या नियम निकल कर आते हैं? परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, पहला नियम है कोण आई इज ऑलवेज इक्वल टू कोण आर। मतलब ये है कि जो ये आपतन कोण है इसका मान हमेशा ही इस परावर्तन कोण के मान के कैसा होगा? बराबर होगा, हमेशा ही इक्वल होगा। मतलब अगर ये प्रकाश की किरण अभिलंब से यहाँ पर 30 डिग्री एंगल पर इंसिडेंट हुई है तो जब रिफ्लेक्ट हुई होगी तो भी यहाँ पर एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा। अगर 60 डिग्री है तो फिर इधर कितना होगा? 60 डिग्री होगा। यानी परावर्तन के नियम में ये हमको कन्फर्म याद रखना है कि ये जो आई है वो क्या है? आपतन कोण है सर। यानी आपतन कोण का मान जो है वो बराबर होगा किसके बच्चा? परावर्तन कोण के। परावर्तन कोण के। ओके। और साथ ही साथ में दूसरा जो नियम है वो क्या है? देखिएगा, आपतित किरण, दूसरा आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण। यानी आपतित किरण, पहली तो किरण तुम्हारी कौन सी हो गई? आपतित किरण हो गई, बहुत बढ़िया। दूसरी है आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब। और तीसरा है क्या? परावर्तित किरण। तीसरा है परावर्तित किरण। तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। देखो इस वाले पॉइंट पे जो ये तुम्हें दिख रहा है अभिलंब वाला बिंदु, इस बिंदु पर ये आपतित किरण आई और यहीं पे तुम्हारा अभिलंब भी है और यहीं से क्या निकली है? परावर्तित किरण। तो ये भी आपका एक परावर्तन का सेकंड लॉ हो जाएगा कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और तीसरा परावर्तित किरण, तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ओके, आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है। और अगर आपको पहली बार अगर हमारे चैनल पर आए हुए हैं तो चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है। सब्सक्राइब करने के साथ में पड़ोस में एक घंटा ऐसा बटन दिख रहा होगा, उसको दबाने का मतलब ये है कि जब भी नई वीडियो हमारी जो है शाम को 5 बजे आती है आपकी, ठीक है, तो 5 बजे से पहले ही प्रीमियर आएगा तो आपको क्या हो जाएगा? पहले ही पता चल जाएगा हाँ क्लास आने वाली है, तो आप तुरंत जो है बिना समय गवाए जो है क्लास को अटेंड करते रहेंगे। अच्छा, हमारी जब हम किसी भी भर्ती के लिए तैयारी करते हैं तो एक रेगुलर होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर रेगुलरिटी नहीं होगी तो फिर हम किसी भी चीज़ को जो हम जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं वहाँ परिपक्व तरीके से उपस्थित नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए डेली बेस पे क्लास को अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। आप प्रॉपर तरीके से बढ़िया से नोट बनाते चलिए, बाकी जो है सारा आपका कवर हो जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन आपका पेपर में आने वाला नहीं है। ओके, चलिए, तो इतनी बातें मैं बता चुका था तुमको। ओके, चलिए, ठीक है। आगे हमने आपको बताया था दर्पण। चूंकि प्रकाश का परावर्तन है तो दर्पण के बारे में देखेंगे। दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। ओके, अब ये मिरर जो है वो सबसे पहले किस पर काम करता है? तो पहला पॉइंट यहाँ पर डालते हैं कि जो दर्पण है वो किस पर काम करता है? प्रकाश के परावर्तन पर कार्य करता है। प्रकाश के परावर्तन पर आधारित है। पहला पॉइंट तो ये पूछ सकता है यहाँ पे तुमसे कि जो दर्पण है वो प्रकाश के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रकाश के परावर्तन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से हो जाएगा। सेकंड नंबर, पहले नंबर तो ये दर्पण है क्या? हम क्या करते हैं, कांच का एक पृष्ठ लेते हैं और उस कांच के पृष्ठ पे एक तरफ कर देते हैं पॉलिश। वो पॉलिश हमारी फेरस ऑक्साइड की हो सकती है या लाल ऑक्साइड जिसको बोलते हैं उसकी हो सकती है।
तो या चांदी की वर्क भी हो सकती है, हमारे पास बजट ज़्यादा है तो हम चांदी की वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम उस कांच की पृष्ठ पर एक तरफ पॉलिश कर देंगे तो दूसरा तल कैसा हो जाएगा, परावर्तक हो जाएगा। तो वहाँ पे जो नई संरचना बनती है, नया पृष्ठ तैयार होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। गॉट इट। ये दर्पण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बच्चा, 2 प्रकार के होते हैं सर। पहला होता है हमारा समतल दर्पण, ठीक है, प्लेन मिरर, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। दूसरा कौन सा होता है, गोलीय दर्पण। ओके, पहला है समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या है, कांच का एक सपाट पृष्ठ तुमने लिया और उस सपाट पृष्ठ के एक भाग में तुमने कर दी क्या, पॉलिश। तो उससे दूसरा वाला तल कैसा हो गया तुम्हारा, परावर्तक हो गया। परावर्तक का मतलब किरण आएगी और टकरा कर वापस हो जाएगी। तो ये वाला जो तल तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, पॉलिश कर रखी हुई है, ठीक है। और जो दूसरा तल है वो कैसा है, परावर्तक तल है, ठीक है। परावर्तक का मतलब चमक रहा, परावर्तक तल, ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा है गोलीय दर्पण। अब ये गोलीय दर्पण क्या है कि कांच का एक खोखला गोला लेके आए और उस कांच के खोखले गोले को बीच से दिया काट। मतलब कैसे सर, ये कांच का एक खोखला गोला लेके आए, ओके, रुक जाओ, ये कांच का एक खोखला गोला लाए और उसको जो है इधर से और फिर इधर से काट दिया। काटने के बाद शेष भाग को अलग कर दिया। शेष भाग को जब अलग कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, ये पृष्ठ तुमको दिख रहा है। अब ये जो पृष्ठ बचे हैं, इन दोनों पृष्ठों के एक एक तरफ क्या कर दी हमने, पॉलिश, इधर 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 इधर, ठीक है। तो यहाँ से 2 पृष्ठ बनके तैयार हुए। यानी कि गोलीय दर्पण भी तुम्हारे कितने प्रकार के हो गए, अब गोलीय दर्पण सर 2 प्रकार के हो गए। एक तो प्रकार हो गया कौन सा, अवतल दर्पण हो गया, और एक हो गया हमारा कौन सा, उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है। एक हो गया अवतल दर्पण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कनकेव मिरर, ठीक है, और इसको बोलते हैं कन्वेक्स, ठीक है। ये कनकेव है और ये कन्वेक्स है, ओके। अच्छा, अवतल दर्पण क्या होता है कि जब तुम्हारा जो पृष्ठ है उसके उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दें और भीतरी वाला जो हिस्सा है वो परावर्तक हो जाए, तो वो तुम्हारा दर्पण कौन सा कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल में उल्टा होता है। उल्टा कैसे होता है, इसमें जो है अंदर वाली सतह पे पॉलिश कर दी जाती है, जिससे उभरा हुआ तल जो है वो कैसा हो जाता है, परावर्तक बन जाता है। तो ये तुम्हारा गोलीय दर्पण हो जाएगा। यानी दर्पण समझ गए, दर्पण 2 प्रकार के हैं, एक समतल दर्पण है, दूसरा क्या है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी 2 टाइप का है, एक अवतल दर्पण है और दूसरा है उत्तल दर्पण। और लिख लो क्योंकि लेंस भी तो होता है इस वजह से, ठीक है, इस हिसाब से, ओके। इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटक से। चलो, अब देखो, अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे समतल दर्पण के बारे में कि ये तुम्हारा जो प्लेन मिरर है वो क्या है, ठीक है। हमने भी आपको बताया कि कांच का एक सपाट पृष्ठ लिया, उसके एक भाग में हमने कर दी पॉलिश, तो उससे क्या होगी, सतह होगी चमकदार, जिससे जो है प्रकाश की किरण जो है जाने लगी। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या, कि इसकी फोकस दूरी या इससे बनने वाला प्रतिबिंब, इससे बनने वाला प्रतिबिंब किससे, समतल दर्पण से, इससे बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। पहला पॉइंट तो यहां से लिखेंगे, वस्तु के बराबर का मतलब समझ रहे हो, मतलब ये मान लीजिए मिरर है हमारे पास, ठीक है, और इस मिरर में हमने यहाँ से जो है एक वस्तु खड़ी रखी, ये वस्तु कौन सी है, ए बी, तो इसके इधर जो बनेगी वस्तु तुम्हारी ए डैश और बी डैश, वो जस्ट इक्वल हाइट की होगी, ये सेम हाइट होगी जितनी ये तुम्हारा दर्पण है, ठीक है। तो जितनी हाइट की तुमने जो वस्तु रखी है उतनी ही हाइट का तुम्हारी इमेज बनेगी। मतलब वस्तु और इमेज की जो ऊंचाई है वो कैसी होगी, बराबर होगी। लेकिन ऐसा होगा किसमें, केवल प्लेन मिरर में होगा, ओके। सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर ये है कि जैसे मान लो हमने ये कहा कि ये हमारा दर्पण है, ओके, और इस दर्पण से
लगभग x दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है। ये कितनी दूरी है बच्चा यहाँ पे सर? x दूरी है और हमने कहा AB है। ओके, ये तुम्हारा दर्पण है और इस दर्पण से x दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है। तो बनने वाला जो प्रतिबिंब है ना वो भी इस प्रतिबिंब से कितनी दूरी पर बनेगा? x दूरी पर ही बनेगा। मतलब जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी ही डिस्टेंस किसकी होगी? तुम्हारी वस्तु की होगी। इस तरीके से यानी कि जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी दर्पण से, उसका प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनेगा। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा कि समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी, जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी, उसका प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूरी पर होगा। दर्पण से उतनी ही दूरी पर होगा। समझ गए? पहला पॉइंट सेम हाइट की बनेगी, दूसरा सेम डिस्टेंस से बनेगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या? देखो, जैसे ये तुम्हारा दर्पण है और तुम क्या कर रहे हो? अब इस वस्तु को b वेग से किसकी तरफ ले जा रहे हो? इस दर्पण के पास में ले जा रहे हो। तो मजे की बात यह है कि उतना ही प्रतिबिंब भी तुम्हारा कितने वेग से वापस आने लग जाएगा? v वेग से इधर आने लग जाएगा। ठीक है, यानी कि तुमने अगर मान लो तुम अगर v वेग से जा रहे हो प्रतिबिंब की ओर, शीशे की ओर, तो तुम्हारा प्रतिबिंब भी उतने ही वेग से कहाँ आ रहा होगा? तुम्हारे पास। यानी तुम्हें प्रतिबिंब जो है वो दुगने वेग से पास में आता हुआ दिखेगा, जबकि आ उतने ही वेग से रहा है। दुगने वेग से क्यों दिखेगा? क्योंकि जितनी डिस्टेंस तुम यहां से तय कर रहे हो उतनी डिस्टेंस यहां से, तो दुगनी दूरी तय हो रही है। इस वजह से वो जो वेग है वो कितने वेग से आ जाएगा? 2v वेग से वस्तु तुम्हारे पास में आती हुई प्रतीत होगी। मतलब यदि वस्तु v वेग से दर्पण की ओर गतिमान है, तो उसका प्रतिबिंब भी v वेग से ही उसकी ओर गति करेगा। उसकी ओर क्या करेगा? गति करेगा। तो इससे परिणाम क्या होगा? फलस्वरूप प्रतिबिंब टू वी वेग से आती हुई प्रतीत होगी। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। जितने वेग से आप जा रहे हो उतने वेग से वो भी जा रही होगी। अगर आप इसके पास में जा रहे हो तो वो भी पास में आएगी, और अगर आप इससे दूर जा रहे हो तो उतनी दूरी से वो दूर भी जा रही होगी। ये ऐसा कंसेप्ट ऐसा नहीं कि केवल जा रहे पास में तभी होगा, वो दोनों के लिए कंसेप्ट होगा। अगर आप पास जा रहे हो तो वो भी पास में आएगी, और अगर आप दूर जा रहे हो तो वस्तु का बनने वाला प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर जाएगा। ओके, यहाँ से 3 बातें हो गई। चौथी बात क्या है कि जो समतल दर्पण है उसकी जो फोकस दूरी है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। कैसी होती है? अनंत। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो कैसी होती है बच्चा? अनंत होती है। ठीक है, अच्छा, हमने यहां तक इतनी बातें सीख ली। अब ऐसा है कि जब ये दर्पण तो बिल्कुल सेम सामने रखा हुआ है, ठीक है, हम कितनी ऊंचाई तक अपने आप को या कितनी ऊंचाई तक घर में शीशा लगाएं ताकि हम उसमें अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकें? नहीं समझ में आया होगा। जैसे हमें अपना पूरा शरीर जो है उस शीशे में देखना है,
शीशा मतलब वही तुम्हारा समतल दर्पण ही तो होगा जो घर में यूज़ किया जाता है ड्रेसिंग टेबल में। साधारण शीशा जो हजामत बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है दैट इज समतल दर्पण। तो वो शीशा लगभग कम से कम कितनी ऊंचाई का हो जिसमें हम अपना पूरा शरीर देख सकें, तो वो होगा तुम्हारा हमारी आधी जो हमारी लंबाई है उसकी जस्ट आधी लंबाई का कम से कम शीशा हो गई होगा। मतलब ये है कि अगर मुझे अपना पूरा शरीर उसमें शीशे में देखना है तो शीशे की जो लेंथ होनी चाहिए, शीशे की जो हाइट होनी चाहिए वो हमारी हाइट की कम से कम आधी होनी ही चाहिए। अगर मैं मान लो 6 फीट का हूँ, मैं अगर 6 फीट का हूँ तो शीशा कितना होना चाहिए, कम से कम 3 फीट का होना ही होना चाहिए। अगर 3 फीट से मान लो तुमने 2.8 लिख दिया तो तुम्हें उसमें पूरा शरीर आपका नहीं दिखेगा, एक बार में खड़े होने से पूरा शरीर नहीं देख सकते आप, मतलब ऊपर से लेके सर से लेके पैर तक। ठीक है, आपको कम से कम कितना रखना पड़ेगा, 3 फीट। 4 फीट हो जाए, 4.5 फीट हो जाए, 5 फीट हो जाए, उससे मतलब नहीं है, कम से मतलब है। ठीक है, तो यहां से एक और पॉइंट हम लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे कि दर्पण में संपूर्ण शरीर दिखाई देने के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई कम से कम वस्तु की आधी होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो काम नहीं चलेगा भाई। ठीक है, अगर आपको पूरा शरीर देखना है एक ही बार में तो जो प्रतिबिंब आप ले रखे हो जिसमें आप अपना शरीर देखना चाह रहे हो तो उसकी हाइट को आपको कम से कम आधी तो लेनी ही पड़ेगी। ओके, आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी जो समतल दर्पण से संबंधित, क्योंकि क्वेश्चन अगर बनेगा प्लेन मिरर से तो यहीं से उठ के बनेगा। इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से आप समझ लेंगे। ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली है कि अगर वो विवेक से गतिमान होगा तो उसका प्रतिबिंब भी विवेक से इधर की दर्पण की ओर ही गतिमान होगा, तो उसको दुगनी गति से वो वस्तु अपनी ओर आती हुई प्रतीत होगी। यही कंडीशन तब होगी जब वो दर्पण से दूर जा रहा है तो उसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है वो भी दूर जा रहा होगा। ठीक है, तो विवेक से ये भी जा रहा, विवेक से वो भी जा रहा, तो हम देख रहे हैं हमारे लिए तो दोनों ही चीजें एक ही फ्रेम में होंगी, तो इसीलिए हमको वो दुगनी वेग से पीछे जाती हुई प्रतीत होगी। ओके, तीसरा 1 2 3 4 5 छठा पॉइंट यहां पर ये है कि अगर अभी हमारा दर्पण सामने रखा हुआ है, अगर हम उस दर्पण को घुमाने लग जाएं, बहुत सारे दर्पण को घुमाने लग जाएं, ठीक है, दो दर्पण रख लें, जैसे एक दर्पण है 2 दर्पण रख लें, तो उसमें कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं कम से कम। ठीक है, तो प्रतिबिंबों की संख्या बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कि कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा 360/θ-1। ठीक है, यानी बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या हमारी n है, तो n इज इक्वल टू होगा 360°/θ-1। यहां से ये तुम्हारा फार्मूला हो जाएगा, बहुत कारगर फार्मूला है। ठीक है, जहां पे थीटा जो है वो क्या है, दर्पण को घुमाए गए, दर्पण को घुमाया गया कोण, और n जो है वो है प्रतिबिंबों की संख्या। ठीक है, फटाक से छाप ले, फटाक से, तुरंत से। अच्छा हाँ, एक बात और कि जो इस समतल दर्पण में जो जितने भी हमारे प्रतिबिंब बन रहे हैं, तो वो बात और देख लेंगे कि जो प्रतिबिंब बनेंगे वो वास्तविक बनेंगे। प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, वास्तविक बनेंगे, और वास्तविक के साथ में कैसे बनेंगे, उल्टे बनेंगे, और मतलब बिल्कुल वस्तु के बराबर बनेंगे, वस्तु के बराबर बनेंगे। ठीक है,
इस बात को और ध्यान रखें। वास्तविक का मतलब ये है कि एक्चुअल किरणें जा रही हैं, कट रही हैं, घूम रही हैं, हमें दिखे, ऐसा हो, प्रतीत हो वास्तविक में, वो वास्तविक है। और वास्तविक के साथ में हमेशा होता है उल्टा, ठीक है। उल्टे के साथ में ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वस्तु के बिल्कुल जस्ट हाइट के बराबर होगा। अगर मैं मार्कर को इस मिरर के सामने रखूंगा तो उसमें जो इमेज बन रही होगी वो इमेज भी इतनी ही हाइट की बनेगी, कम या ज़्यादा नहीं बनेगी। ओके, चलो ठीक है। तो समतल दर्पण हो गया। आगे अब हम चर्चा करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। मैं भी बता चुका तुम्हें कि गोलीय दर्पण भी हमारे कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा इस चीज़ को लिखे ले रहा हूँ कि जो गोलीय दर्पण है वो 2 प्रकार के होते हैं। तो ये गोलीय दर्पण हो गया और इसके 2 टाइप हो गए। ये फर्स्ट टाइप है हमारा कौन सा, अवतल दर्पण, और दूसरा है उत्तल दर्पण, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अवतल दर्पण के बारे में, है ना। यानी हेडिंग डालेंगे सभी लोग, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण वे गोलीय दर्पण जिसमें उभरे हुए तल पर क्या कर दें, वे गोलीय दर्पण जिसमें उभरे हुए तल पर कर देते हैं पॉलिश, तथा जिसकी दबी हुई सतह से होता है क्या, दबी हुई सतह से होता है परावर्तन, है ना। यानी इधर कर दिया हमने पॉलिश और अंदर की तरफ क्या है, परावर्तक। परावर्तक यानी उभरी हुई सतह पे पॉलिश है, उभरी सतह पर कर दी है हमने पॉलिश, और जो परावर्तक या चमकदार सतह है, परावर्तक सतह है, वो कौन सी है, अंदर वाली या दबी हुई सतह है, दबी सतह। बताओ, इतनी बात समझ में आई होगी। ओके, अब हम थोड़ी इसमें चर्चा करेंगे कौन से कुछ दर्पण संबंधी परिभाषाएं हैं, कुछ स्थितियां हैं, जैसे मुख्य अक्ष हो गया, जैसे दर्पण का केंद्र हो गया, जैसे मुख्य फोकस हो गया, जैसे वक्रता त्रिज्या हो गया, अनंत हो गया। ये क्या क्या चीज़ें हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे समतल दर्पण की बात अलग थी, क्योंकि उसमें वस्तु को हमने रखा तो बनने वाले प्रतिबिंब की हाइट सेम थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन गोलीय दर्पण में क्या है, गोलीय दर्पण में ये है कि इसमें जैसे जैसे वस्तु को आप उसके समीप लेते जाओगे वैसे वैसे बनने वाले प्रतिबिंबों की आकृति भी चेंज होती जाएगी, उसका आकार भी चेंज होता चला जाएगा, साथ ही साथ स्थिति भी चेंज होती जाएगी। तो कहाँ रखने से वस्तु की स्थिति कैसी बननी है और कैसी नहीं बननी है, इस चीज़ की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही यहाँ पर कन्फ्यूजन वाला टॉपिक रहता है। कई सारे स्टूडेंट समझ नहीं पाते कि कब आभासी होगा, कब वास्तविक होगा, और कब उल्टा होगा और कब सीधा होगा, उसी में घूमे रहते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा, बिल्कुल एकदम बढ़िया से। कभी भी ये क्लास लेने के बाद में डाउट ही खत्म हो जाएगा कि कब वास्तविक है और कब आभासी है, कोई समस्या नहीं रहेगी तुम्हारी, ठीक है। तो उसके लिए हम थोड़ी बहुत डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो पहली डेफिनेशन क्या होती है, पहली डेफिनेशन है मुख्य अक्ष, कि ये मुख्य अक्ष क्या चीज़ है, ठीक है। मुख्य अक्ष कुछ नहीं है, जब हम कोई भी काम करने जा रहे हैं, कोई भी क्रियाकलाप करने जा रहे हैं, तो उस दर्पण, अच्छा उस मुख्य अक्ष से पहले एक पॉइंट और पढ़ते हैं, इसको 2 नंबर पर डालेंगे। पहले नंबर पर पढ़ेंगे दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या है, दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण का ध्रुव क्या है, दर्पण का ध्रुव है गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और इसे काय से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ध्रुव को इंग्लिश में पोलर बोलते हैं इस वजह से। ओके, यानी कि जो हमारा दर्पण है और उस दर्पण के मिड पॉइंट पे, मैं यहाँ पर तुम्हें बना के भी दिखा रहा हूँ कि जैसे मान लो ये हमारा दर्पण है और ये हमने कर दी इस पे पॉलिश,
अब दर्पण हो गया, इसका एक द्वारक M1 है और दूसरा द्वारक क्या है M2 है, और इसका मिड पॉइंट जो है वो ये है तुम्हारा क्या P। ओके, सेकेंड नंबर डेफिनेशन है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है कि ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा, ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा, जाने वाली सीधी रेखा क्या होती है तुम्हारी मुख्य अक्ष। लो भैया, ये जो सीधी रेखा तुम्हें दिख रही है, ये सीधी रेखा क्या है हमारी मुख्य अक्ष। क्लियर, ये मुख्य अक्ष हो गई तुम्हारी मुख्य अक्ष। अच्छा, बाकी चीज़ों को हम हटा देंगे, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो तुम लोगों को। आ जाओ, ठीक, मुख्य अक्ष हो गई। तीसरा पॉइंट यहां पर आएगा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र को हम C से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि ये सेंटर होता है। मुझे एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा गोलीय दर्पण है ये किसी गोले का कटा हुआ भाग है कि नहीं है। अब जब ये गोले का कटा हुआ भाग है, इसका मतलब उस गोले का केंद्र भी होगा। तो जो ये दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है वही केंद्र इसका क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाता है। अब उसके लिए कंफ्यूजन है, वक्रता केंद्र होगा किधर। तुम अगर कंफ्यूजन में हो तो ये बताओ, गोला ये पूरा करोगे तो किधर गोला पूरा होगा, इधर ही तो पूरा होगा गोला, ये उधर थोड़ी ना हो जाएगा, गोला तो इधर ही पूरा होगा। तो जब इधर पूरा होगा तो यहाँ पर इसका क्या होगा तुम्हारा वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, तो वक्रता केंद्र की डेफिनेशन हमें नहीं, हमें केवल इस चीज को समझना है। डेफिनेशन तो हम 12th तक पढ़ ही चुके हैं, हमें जरूरी है इस चीज को समझना। ठीक है, तो वक्रता केंद्र क्या हो गया तुम्हारा, जिसका ये कटा हुआ भाग है वही इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक, चौथा नंबर क्या है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, ठीक है, जिसको हम काय से प्रदर्शित करते हैं, R से। ठीक है, तो यहां ये है परिधि और ये है सेंटर। तो किसी भी वृत्त में अगर हम बात करें तो इसके केंद्र से परिधि के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, हमारी त्रिज्या कहलाती नहीं कहलाती है। तो ठीक वही कंसेप्ट यहाँ पे हो जाएगा कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी है वो तुम्हारी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। और इसे हम काय से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ओके, 3 पॉइंट क्लियर, 4 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपके। पांचवा पॉइंट है मुख्य फोकस। पांचवा पॉइंट क्या है, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या है, मुख्य फोकस ये है, इधर देखो सभी लोग, कि सबसे पहले क्या किया हमने, एक दर्पण रखा और उस दर्पण के बाद हमने पहले एक वस्तु रखी, और वस्तु जब हमने रखी तो इससे एक किरण निकली, और बस खासियत ये थी इस किरण में कि ये मुख्य अक्ष के कैसे थी, बिल्कुल जस्ट समांतर थी। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आई, दर्पण से टकराई, और टकराने के बाद निकल गई। ये किरण आई और ये टकराई और ये वापस निकल गई। अगली बार हमने क्या किया, एक दूसरी वस्तु को रखा जिसका आकार इससे थोड़ा बड़ा था, फिर हमने उस किरण को समांतर डाला और फिर वो टकराई, फिर वो निकल गई। ठीक है, उसके बाद इससे छोटी वस्तु को हमने रखा और प्रकाश की किरण सीधे समांतर गई और फिर वो निकल गई। यानी जितनी भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आई हैं, दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात वो एक निश्चित बिंदु से होकर गई। ठीक है, और जो ये निश्चित बिंदु ही हमारा क्या हो गया, मुख्य फोकस। ठीक है, यानी समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें किसके, मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक निश्चित बिंदु से होकर जाती हैं। चाहे कितनी ही बड़ी वस्तु ले लो, चाहे कितनी ही छोटी वस्तु ले लो, कंडीशन सिर्फ यही है कि वो मुख्य अक्ष के कैसी होनी चाहिए, समांतर है। तो वो दर्पण से जब परावर्तित होगी तो एक निश्चित बिंदु से होकर गुजरेगी, और उसी निश्चित बिंदु को हम बोलते हैं क्या, मुख्य फोकस। तो हमने ये वस्तु ले ली और इस वस्तु का नाम हमने रख दिया A और B, और इससे हमने एक किरण निकाली और ये किरण गई मुख्य अक्ष के जस्ट समांतर, और जब ये मुख्य अक्ष के समांतर गई है तो टकराने के बाद एक निश्चित बिंदु से होकर निकल गई होगी। ये निशान जो तुम्हें दिख रहे हैं ये बता रहे हैं कि किरण किस दिशा में जा रही है। ये किरण आई, टकराई और टकराने के बाद वापस चली गई। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस हो जाएगा। ये कैपिटल F है। अगला छठा पॉइंट जो है वो है फोकस दूरी। वो क्या है, फोकस दूरी।
और इस फोकस दूरी को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल f से। इसको कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल f से। अब ये स्मॉल f क्या है? दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी है उसको हम बोलते हैं फोकस दूरी। तो दर्पण का ध्रुव तो ये है और मुख्य फोकस ये है, तो ये बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है? हमारी फोकस दूरी कहलाती है। और मजे की बात ये है क्या कि दर्पण की जो फोकस दूरी है वो उसकी वक्रता त्रिज्या की जस्ट आधी होती है। मतलब ये है कि हम यहाँ से एक चीज लिख सकते हैं, हम यहाँ से एक चीज को समझ सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या है जिसको हम काय से प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल R से, वो है 2 गुनी होती है किसकी? फोकस दूरी की। यानी जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की कितनी होती है? 2 टाइम्स होती है। या उल्टा भी इसका बोल सकते हैं हम कि फोकस दूरी बराबर, यहाँ से एक फार्मूला आ जाएगा हमारे पास कि फोकस दूरी स्मॉल f बराबर r/2, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। ओके, इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी, फटक से नोट कर लेंगे। अब यहाँ से अगर हम प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करें तो प्रतिबिंब होता क्या है कि जब किसी भी वस्तु से कोई भी प्रकाश की किरण चली, प्रकाश किरण चलने के बाद वो किसी वस्तु से टकराई होगी, किसी चिकने सत्तल से टकराई होगी, टकराने के पश्चात वो किसी जब दूसरे किरण से मिलती है तो वहां पर एक बिंदु बनता है और वो बिंदु ही उस वस्तु का क्या कहलाता है? प्रतिबिंब। तो हम यहाँ से हमेशा जब भी, अभी हम इसके प्रतिबिंब की चर्चा करेंगे, तो जब भी इस प्रकार की सिचुएशन हो, दो किरणें निकाली जाती हैं। एक तो किरण तुमने सीधी निकाली, दूसरी किरण ऐसी निकालो जो वक्रता केंद्र से होकर जाए। और वक्रता केंद्र से कोई भी किरण जब जाती है तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है ना। यहाँ पर क्या डालेंगे? यहाँ पर डालेंगे वक्रता केंद्र से होकर, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधी उसी रास्ते पे वापस आ जाती है। बिना विचलित हुए सीधी उसी रास्ते पर वापस लौट आती है। ओके, ठीक है। और जहां से इन दोनों किरणों के मिलाप होंगे वहां बनेगा हमारा क्या? प्रतिबिंब। यानी वस्तु हमने जब ए बी रखी तो उसका प्रतिबिंब बना हमारा ए डैश और बी डैश। ठीक है, जब हमको ये किरणें प्रॉपर तरीके से दिख रही हैं, कटी हैं उस प्रकार से, तब उस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेगा तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? वो वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक। एक चीज ध्यान रखना कि वास्तविक जब भी प्रतिबिंब तुम्हारा होगा तो वास्तविक के साथ में चलेगा उल्टा। वास्तविक के साथ में क्या चलेगा? उल्टा। और जब कभी भी आभासी की बात होगी तो प्रतिबिंब कैसा बना होगा? सीधा बना होगा। ये एक तरीका है। अगर वास्तविक है तो उल्टा होगा 101%, और अगर आभासी है तो कैसा होगा? सीधा। एक आध कंडीशन को छोड़ के, एक आध कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ पे ये चीज़ हम नहीं कह सकते हैं, वो भी लेंस में। दर्पण के लिए तो ये चीज़ 100% हो जाएगी कि वास्तविक है तो उल्टा होगा और अगर आभासी है तो कैसा होगा? सीधा होगा। ओके, तो हम इतनी चीज समझ चुके होंगे कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या एंड फोकस दूरी। ओके, साथ ही साथ क्या है कि यहाँ पर एक दो अभी इसको तो थोड़ा लेट करेंगे। अब हम थोड़ा इसके बारे में देखेंगे कि इस अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बन रहे हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो सबसे पहली कंडीशन है कि जब वस्तु कहाँ रखी हो तुम्हारी? अनंत पे रखी हो, है ना, अनंत पर स्थित हो, तो फिर क्या होगा? अनंत पे अगर स्थित है
तो ये हमारा दर्पण है और ये क्या है, मुख्य अक्ष है। ये P हो गया, ये M1 है और ये है M2 और ये है C एंड F। तो किरण को डायरेक्ट जो है किस पे डालो, वक्रता मुख्य फोकस पर, क्योंकि किरण वस्तु अनंत पे है। अब अनंत पे है तो हमारे बस की नहीं, पता नहीं कितनी बड़ी हो, मुझे नहीं पता, तो मैं उसको क्या करता हूँ, बिल्कुल सीधा डालता हूँ किस पे, वक्रता मुख्य फोकस पे। और मुख्य फोकस पे डालोगे तो वो सीधी जो है ऐसे टकराएगी और सीधी निकल जाएगी। और दूसरी किरण किससे डालो तुम, इस वक्रता केंद्र से डालो। तो जब वक्रता केंद्र से डालोगे तो वो जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। इन दोनों किरणों का जो कटान बिंदु हुआ है वहाँ पर एक प्रतिबिंब बना है और वो प्रतिबिंब तुम्हारा क्या है, FA'। यानी जब वस्तु तुम्हारी अनंत पे रखी होगी तो ये वस्तु की स्थिति है अनंत, और प्रतिबिंब कहाँ बना होगा, प्रतिबिंब कहाँ बना होगा, प्रतिबिंब की स्थिति की चर्चा अगर हम करें तो वो होगा कहाँ, मुख्य फोकस पर। कहाँ पर है, मुख्य फोकस पर। कैसा है, देखो अगर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बने तो उल्टा है, और अगर मुख्य अक्ष के ऊपर बने तो सीधा। अब ये मुख्य अक्ष के नीचे बना है तो कैसा होगा, उल्टा होगा। और उल्टे के साथ में मैंने तुम्हें बताया था क्या चलता है, वास्तविक चलता है, तो उल्टा हो गया और साथ ही कैसा हो गया, वास्तविक हो गया। चौथी कंडीशन है कि उसकी जो आकार है वो क्या है, तो अनंत पे बहुत बड़ी वस्तु है और उसका बनने वाला प्रतिबिंब वो छोटू सा है, तो वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। ठीक है, तो जब वस्तु तुम्हारी अनंत पे रखी होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा सर, उल्टा, वास्तविक और वस्तु से छोटा। नंबर दूसरी कंडीशन, अब हम वस्तु को ले आए अनंत और